नमस्कार, जनता टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी। शुरू करेंगे खबरों का सिलसिला। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में जनता दरबार लगाया। आयोजित जनता दरबार में लोगों की समस्याओं को सुना गया। इस दौरान मुख्यमंत्री की ओर से अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि सभी के साथ न्याय होना चाहिए। आपको बता दें कि सीएम के जनता दरबार में पहुंचे ज्यादातर लोगों के मामले जमीन विवाद से जुड़े हुए थे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 100 से ज्यादा लोगों की समस्याओं को सुना। इन लोगों में से ज्यादातर लोगों के मामले जमीन जायदाद और इलाज के संबंधित थे। मुख्यमंत्री ने जनता दर्शन के दौरान मौजूद अधिकारियों को जमीन की समस्याओं का जल्द से जल्द निस्तारण का निर्देश दिया। इसी के साथ इलाज के लिए जो लोग धन की मांग को लेकर पहुंचे थे, उनकी समस्याओं को लेकर विशेष ध्यान देने को कहा गया। अधिकारियों को यह दिशा निर्देश दिए गए कि किसी भी व्यक्ति का इलाज धन अभाव में नहीं रुकना चाहिए। मेधावी छात्रों को टैबलेट स्मार्टफोन वितरण कार्यक्रम। छात्रों को मिलेगी टैबलेट और स्मार्टफोन। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उच्च शिक्षा विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री योगेंद्र उपाध्याय करेंगे वितरण। कुछ देर बाद शुरू होगा टैबलेट स्मार्टफोन वितरण कार्यक्रम। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लखनऊ से कुछ देर बाद शुरू होगा टैबलेट स्मार्टफोन वितरण कार्यक्रम। मेधावी छात्रों को टैबलेट और स्मार्टफोन बांटे जाएंगे। छात्रों को मिलेंगे टैबलेट और स्मार्टफोन। लखनऊ से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। कुछ देर में यह कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से हमारे सहयोगी अनूप जुड़े हुए हैं। अनूप, आज मेधावी छात्रों को स्मार्टफोन और टैबलेट दिया जाएगा। इससे पहले भी कुछ सरकारों में आए लोगों ने टैबलेट बांटे थे, लैपटॉप भी बांटे थे। इस बार योगी आदित्यनाथ मेधावी छात्रों को स्मार्टफोन और टैबलेट बांटने जा रहे हैं। कितना फर्क पड़ने वाला है उनकी शिक्षा में और क्या कुछ आगे की स्थिति देखने को मिल रही है आपको, अनूप? देखिए, योगी प्रथम जो सरकार थी उसमें मेधावी छात्रों को स्मार्टफोन दिए गए थे। मुझे याद है इकाना स्टेडियम में तमाम जो छात्र है वहां पर पहुंचे थे, वो एक साथ सबको वितरण किया गया था। योगी 2 की सरकार में वो योजना जो कि छात्रों से जुड़ी हुई है, छात्रों को काफी चूंकि टेक्नोलॉजी से जोड़ती है, तमाम जैसी चीजें हैं, चाहे वो हाई स्कूल इंटर बीए के छात्र हों या फिर एमबीए जैसे जो पढ़ाई कर रहे हैं उन छात्रों को जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने एक योजना के तहत स्मार्टफोन टैबलेट देने का एक जिस तरीके से योजना चलाई थी, आज फिर योगी 2 सरकार में उस योजना का लगातार शुरुआत हो रही। तो कुछ तस्वीरें भी दिखाएंगे। ये सारे जो छात्र हैं एमबीए के छात्र हैं, बहुत जो यहाँ जो आईआईटी का जो स्कूल है उसके छात्र हैं, आईआईटी के कॉलेज के बच्चे हैं, इनको आज जो स्मार्टफोन टैबलेट वितरण किया जाएगा। क्या पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे आप? So I'm pursuing MBA. तो आज आपको स्मार्टफोन मिलने वाला है, क्या कितना आपके लिए लाभदायक होगा? पढ़ाई में कितनी सक्रियता बढ़ाएगा इस? Actually, we're getting tablets, not smartphone. So I think that would be great for education purposes because actually carrying a laptop is actually very hideous, and so I think tablets ज़्यादा feasible रहता है, convenient भी रहता है handle करने के लिए, and I think the government is doing a great job. Thank you so much BJP and all कि ये सब उन्होंने हमें opportunity दी ताकि हम ये सब चीज़ें achieve कर सकें and हम देख सकें। It's actually हमारे लिए पहली टाइम होगी जब हमें government की तरफ से ऐसा educational instrument मिल रहा है। So we are very overwhelmed by this. सरकार की इस योजनाओं को किस तरीके से देखती है? I think it's a very good initiative. I think more and more initiative like this should be implemented because as a student, we are energized by gadgets. Like in a tech generation, we are actually energized by the gadgets. So I think this is a great initiative by the government. क्या नाम है आपका? जयंती तिवारी। आज जो टैबलेट मिलने वाला है? जी, आज हम लोगों को टैबलेट मिलने वाला है जो कि बहुत यूज़फुल है स्टडीज़ के लिए, और मेन चीज़ ये है कि कैरी करने के लिए बहुत यूज़फुल है। जैसे कि लैपटॉप्स काफ़ी हैवी हो जाते हैं कैरी करने के लिए, सो इट इज़ अ वेरी यूज़फुल थिंग फॉर अस एंड थैंक यू फॉर यूपी गवर्नमेंट फॉर गिविंग दीज थिंग्स टू अस। कुछ बच्चे हमारे साथ पीछे भी हैं, ये इनसे भी पूछेंगे। किस क्लास में पढ़ते हैं आप? क्लास में पढ़ते हैं? MA इंग्लिश लिटरेचर। आज टैबलेट मिलने वाला है, किस तरीके से देखती है? अच्छा है,
students. ये छात्र हैं जिनको खुशी भी है और सरकार की इस योजना की तारीफ भी कर रहे हैं, क्योंकि टैबलेट चूंकि बच्चे उसमें बहुत सारी चीज खोज भी सकते हैं, पढ़ाई में सहायक भी होगा। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने सरकार ने इस योजना को चलाया था, उसमें छात्रों से जुड़ी हुई है, छात्रों के भविष्य से जुड़ी है। इसमें तमाम आसानी से वो अपने सवाल भी ढूंढ सकते हैं और अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तनुप, कहीं ना कहीं लैपटॉप और स्मार्टफोन के जरिए छात्रों को पढ़ाई में जो समस्याएं आ रही थी कहीं ना कहीं वो हल हो जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया अनूप तमाम जानकारियों के लिए। तो अब योगी सरकार छात्रों को, मेधावी छात्रों को टैबलेट और स्मार्टफोन देने जा रही है, जिससे उन्हें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पढ़ाई में सहूलियत भी मिलने वाली है। तो करते हैं अगली खबर का। मुर्तजा अब्बासी की आज कोर्ट में पेशी है। मुर्तजा अब्बासी की आज गोरखपुर कोर्ट में पेशी होगी। सोमवार यानी आज एटीएस की रिमांड हो रही है पूरी। यूपी एटीएस कस्टडी रिमांड बढ़ाने को दे सकती है अर्जी। गोरखपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सोमवार यानी आज एटीएस रिमांड पूरी कर रही है और एटीएस एक बार फिर से रिमांड बढ़ाने की मांग भी कर सकती है। मुर्तजा अब्बासी की आज गोरखपुर कोर्ट में पेशी होने वाली है और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी गोरखपुर से सुभाष गुप्ता जुड़े हुए हैं। सुभाष, आज अब्बासी की कोर्ट में पेश होने वाली है। एटीएस अब रिमांड को बढ़ाने के लिए भी अर्जी दे सकती है, क्या स्थिति देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल ऋषभ, देखिए आपसे थोड़ी देर बाद जो है मुर्तजा अब्बासी को एसीजेएम कोर्ट में पेशी की जाएगी उनकी, चूंकि आज 2 बजे तक की उनकी मियाद थी, जो मियाद आज 2 बजे तक खत्म हो जाएगी। 1 हफ्ते की रिमांड पे पुलिस रिमांड पर मिला था उनको और वो रिमांड जो है आज खत्म हो जाएगी 2 बजे तक, जिसको लेकर बीते शुक्रवार को ही एटीएस ने एसीजेएम कोर्ट में एक अर्जी दी थी और ये अर्जी के तहत आज उनकी सुनवाई होनी है। थोड़ी देर में अभी एटीएस जो है मुर्तजा अब्बासी को कोर्ट में पेशी करेगी। सुरक्षा व्यवस्था की यहाँ पे बहुत जबरदस्त इंतजाम किया गया है, चूंकि मामला जो है आस्था से जुड़ा हुआ है और देश विरोधी गतिविधियों से भी जुड़ा हुआ है। इसको लेकर पुलिस यहाँ पे चप्पे चप्पे पे जो है मौजूद है और जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पे है, क्योंकि मामला देश विरोधी गतिविधि से लेकर है। इसको लेकर जो है अलर्ट मोड पे है, क्योंकि कहीं से कोई हमला ना हो जाए इस पे मुर्तजा के ऊपर। इसको लेकर जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट पे है। जी ऋषभ। ठीक है सुभाष, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। गोरखपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आज मुर्तजा अब्बासी को कोर्ट में पेश किया जाना है। एटीएस की रिमांड पूरी हो रही है और आज एटीएस एक बार फिर से कोर्ट में रिमांड बढ़ाने के लिए अर्जी दे सकती है। बीजेपी राज्य मुख्यालय में आज शुरू होगी मंत्रियों की पीसी। मंत्री विभागीय योजनाओं के बारे में देंगे जानकारी। पार्टी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे जानकारी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, मंत्रियों की लगेगी हर रोज बीजेपी कार्यालय पर ड्यूटी। पहले सप्ताह ब्रजेश पाठक, स्वतंत्र देव सिंह करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। केशव प्रसाद मौर्य, जितिन प्रसाद करेंगे प्रेस वार्ता। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से। शिवपाल यादव के बाद अब आजम खान के ऑफिस से अखिलेश यादव के खिलाफ बगावत की आवाज उठी है। रायपुर में आजम खान के समाजवादी पार्टी कार्यालय में एक बैठक हुई। इस बैठक में आजम खान के मीडिया प्रभारी असाहत खान उर्फ शानू ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर हमला बोला। आजम खान के मीडिया प्रभारी फसाहत उर्फ शानू ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो कहा है कि अखिलेश नहीं चाहते कि आजम खान जेल से बाहर आए, ये सही है। अखिलेश यादव ने आजम खान की बलि दे दी है, हमें बीजेपी का दुश्मन बना दिया है। अखिलेश यादव आजम खान से मिलने जेल भी नहीं गए। चुनाव में जो 111 सीट आई वो हमारी वजह से आई, फिर भी अखिलेश हमारे पास नहीं हुए। इस बैठक में मशकूर अहमद उर्फ मुन्ना सपा एमएलसी प्रत्याशी, जिला अध्यक्ष गोयल, नगर अध्यक्ष आसिम राजा और आजम खान के सभी समर्थक मौजूद थे। इन सब की मौजूदगी में आजम खान के मीडिया प्रभारी ने यह भाषण दिया है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने एक बार फिर से ट्वीट के माध्यम से भाजपा सरकार को घेरा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि यूपी में आदित्यनाथ जी की सरकार ने प्राइवेट स्कूलों से मिलीभगत कर फीस बढ़ाने की छूट दे दी है। लाखों बच्चों और उनके मां बाप की हालत का ख्याल भी नहीं रखा।
काश हमने अपने बच्चों की फीस और अच्छे स्कूल सवाल पर अपनी सरकार चुनी होती। ये ट्वीट सांसद का है, जिसके बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश की सरकार पर सीधा निशाना साधा है और बच्चों की पढ़ाई को लेकर कई सारे सवाल भी यहां पर खड़े किए हैं। तो आप नेता और संजय सिंह ने उत्तर प्रदेश की सरकार को शिक्षा को लेकर जमकर घेरा। उत्तराखंड कांग्रेस में कुमाऊं का दबदबा बढ़ा है। चुनाव से पहले कांग्रेस में गए भाजपा सरकार के कैबिनेट मंत्री रहे यशपाल आर्य के नाम का ऐलान नेता प्रतिपक्ष के तौर पर किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को खटीमा में शिकस्त देने वाले विधायक भुवन कापड़ी सदन में उप नेता प्रतिपक्ष होंगे। इसके अलावा हाईकमान ने पूर्व विधायक करण माहरा को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाया है। तीनों नियुक्तियों की घोषणा चुनावी नतीजे आने के लगभग 1 महीने बाद की गई है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से इन नियुक्तियों का पत्र जारी किया गया। खास बात यह रही कि कांग्रेस के तीनों ही महत्वपूर्ण पद कुमाऊं की झोली में आ गए हैं। विधानमंडल दल के नेता की कमान जहां वरिष्ठतम विधायक यशपाल आर्य को सौंपी गई है, वहीं सदन से सड़क तक मोर्चा लेने के लिए युवाओं को तरजीह दी जा रही है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए देहरादून से हमारे सहयोगी अजीत कंबोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत, एक बार फिर से कांग्रेस ने तमाम लोगों को एक जिम्मेदारी दी है। नेता प्रतिपक्ष भी अब चुन लिया गया है, उपनेता प्रतिपक्ष भी चुन लिया गया है। क्या लगता है आपको कि अब सियासत में किस तरीके से समीकरण बनने वाले हैं? बिल्कुल, आपने ठीक कहा। अगर उत्तराखंड कांग्रेस की बात की जाए तो 10 मार्च को चुनावी नतीजे आए थे और उसके बाद से ही लगभग तमाम पद कांग्रेस के खाली थे, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष की बात की जाए तो गणेश गोदियाल हार का जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं, तो नेता प्रतिपक्ष का अभी तक चयन नहीं हो पाया था। अब देर रात को लगभग 3 पदों को लेकर यहाँ पर राष्ट्रीय संगठन की तरफ से जो पत्र जारी किया गया था, उसके अनुसार प्रदेश अध्यक्ष की कमान पूर्व विधायक करण माहरा को सौंपी गई है, तो नेता प्रतिपक्ष सीधे तौर पर यशपाल आर्य को बनाया गया है और उप नेता प्रतिपक्ष यहाँ पर भुवन कापड़ी को सौंपा गया है, जिन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को चुनावी शिकस्त दी है। तो साफ है कि उत्तराखंड में कांग्रेस ने अपनी मजबूती साफ तौर पर जाहिर करने की यहाँ पर कोशिश की है। युवाओं का जोश करण माहरा के तौर पर प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मिला है, तो सदन के भीतर वरिष्ठ विधायक यशपाल आर्य को नेता प्रतिपक्ष की कमान सौंपी गई है। साफ है कि सड़क से लेकर सदन तक अब सरकार को घेरने की तैयारी यहाँ पर कांग्रेस से कर ली है, लेकिन इतना जरूर है कि लगभग 1 माह हो चुका है सभी पदों को खाली हुए है। 1 माह के भीतर तमाम मंथन का दौर गुजरा है, तमाम बैठकें यहाँ पर हुई और उसके बाद जो ये लिस्ट आई है उसमें मंथन का निचोड़ जरूर लगता हुआ नजर आया है। लेकिन साफ है जिस तरह से नए पदों की घोषणा हुई है उसके तत्काल बाद ही कांग्रेस के भीतर भी यहाँ पर गुटबाजी होना एक आम बात हो गई है और देर रात को जिस तरह से कांग्रेस के प्रीतम गुट से जुड़े नेताओं ने सीधे तौर पर करोड़ों में टिकट बेचने का यहाँ पर आरोप लगाया, संगठन पर पदों से इस्तीफा देने का एक दौर यहाँ पर शुरू हुआ है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के भीतर ये तमाम जो ऐसी बातें हैं जिसको लेकर एक डैमेज कंट्रोल भी करना होगा करण माहरा को, और साफ तौर पर अगले साल से जिस तरह से तमाम चुनाव यहाँ पर होने हैं तो उसको कैसे मैनेज करेंगे करण माहरा प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर करण माहरा के सामने एक बड़ी चुनौती होगी, जिनसे पार पाना उनको जरूरी हो जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज दिल्ली दौरा है। गोरखपुर में सीधे दिल्ली के लिए आज वो रवाना होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली में बीजेपी नेताओं से करेंगे वो मुलाकात। गोरखपुर से सीधे दिल्ली के लिए आज वो रवाना होंगे और दिल्ली में बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ आज मुलाकात भी करने वाले हैं और इस मुलाकात के कई सारे मायने भी निकाले जा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली रवाना होंगे और बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ आज वो मुलाकात भी करने वाले हैं। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद कांग्रेस नेता यशपाल आर्य ने कहा कि उत्तराखंड में जनता की आवाज को सड़क से सदन तक उठाने का काम किया जाएगा। यशपाल आर्य ने कांग्रेस आलाकमान का आभार जताते हुए कहा कि अभी नई सरकार का गठन हुआ है, अब देखना यही है कि सरकार का रोड मैप क्या है और सरकार किस तरह से काम करती है। लेकिन विपक्ष बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों को लेकर जनता की आवाज को उठाने का काम करेगी। सभी में सामंजस्य बनाकर कार्य किया जाएगा।
नवनियुक्त नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य से खास बातचीत की हमारे संवाददाता योगेश शर्मा ने। कांग्रेस ने आज उत्तराखंड में नेता प्रतिपक्ष प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा की है। वरिष्ठ नेता यशपाल आर्य को नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी मिली है। हमारे साथ बात करने के लिए सीधे मौजूद हैं यशपाल आर्य जी। सर, पहले तो जनता टीवी की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सर, एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है, किस तरह से इसका निर्वहन किया जाएगा? विपक्ष की एक बड़ी आवाज अब आप सदन में होंगे। देखिए, मैं सबसे पहले आपके प्रमुख चैनल के माध्यम से कांग्रेस अध्यक्ष आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी का, हमारे प्रिय नेता आदरणीय राहुल गांधी जी का, आदरणीय प्रियंका गांधी जी का और केंद्रीय नेतृत्व का आभारी हूं, जो उन्होंने मुझे ये दायित्व दिया है। मैं अपने दायित्व का निर्वहन पूरी ईमानदारी के साथ करूंगा और निश्चित रूप से सदन से लेकर सड़क तक हम मुखर होकर जनता की आवाज को, जनता के जो ज्वलंत प्रश्न हैं, सवाल हैं, जो बुनियादी सवाल हैं, जो समसामयिक विषय हैं, उनको प्रमुखता के साथ उठाएंगे और सरकार को बाध्य करेंगे कि वह उन सवालों को जवाब देने के लिए बाध्य भी करेंगे और जनता की आवाज बनेंगे। आज निश्चित रूप से अभी इस नई सरकार का गठन हुए कुछ ही समय हुआ है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती है। जो वायदे हैं, जो इनका घोषणा पत्र है, जो पिछले 5 साल का कार्यकाल रहा है, उन वायदों को पर यह सरकार की कितनी खरी उतरी है। आज भी मैंने कहा ना, जो ज्वलंत प्रश्न है, बेरोजगारी, महंगाई, पलायन और किसानों की अनदेखी, किसानों के साथ जाति जुल्म और जो शोषित वंचित समाज है, उसको मुख्य धारा में लाने के लिए कोई ठोस कदम, कोई कार्य योजना नहीं बनी है। तो तमाम विषय हैं, हमारी मातृशक्ति है, हमारे किसान हैं, नौजवान हैं, कर्मचारी भाई हैं, उनके जो सवाल हैं, उनको जो पिछले 5 सालों में और आने वाले भविष्य का जो इनका रोड मैप है, उसमें क्या गति दी है। जो राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण है, उसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि न कोई विजन है, न कोई दृष्टि है, दिशाहीन है। और राज्य सरकार, मैं समझता हूं कि जो उन्होंने अपना एक एजेंडा तय किया है, उससे भटक गई है। तो तमाम विषयों को लेकर हम प्रमुखता के साथ मजबूती से, चुनौती जरूर है, लेकिन हम चुनौती का डट कर मुकाबला करेंगे और प्रतिपक्ष की जो भूमिका है, हम रचनात्मक भूमिका का भी निर्वहन करेंगे। सर, बड़ी एक बात यह है कि कुमाऊं गढ़वाल का हमेशा समन्वय स्थापित किया जाता था, एक समन्वय बनता था। इस बार जो है प्रदेश अध्यक्ष भी कुमाऊं से है, नेता प्रतिपक्ष भी, उप नेता प्रतिपक्ष भी, तो ये एक बड़ा समन्वय बनाने की जरूरत भी पार्टी में होगी। देखिए, तालमेल समन्वय से ही हमेशा कांग्रेस ने एक तारतम्य के साथ, एक तालमेल के साथ सभी वर्गों को, सभी जातियों को जोड़ने की कोशिश की है और कोई भेद नहीं रहा है। कुमाऊं गढ़वाल उत्तराखंड एक है और निश्चित रूप से जैसा आपने कहा कि उत्तराखंड से नेता प्रतिपक्ष और हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष जो करण मेहरा जी हैं, कुमाऊं से हैं, नेता उपनेता सदन, उपनेता प्रतिपक्ष खटीमा से विधायक हैं। आपको लग रहा है, लेकिन अभी बहुत कुछ संभावना है, बहुत कुछ होना है। हम गढ़वाल वो अगर कोई हम जोड़ के चलने वाले लोग हैं, सबको साथ लेके चलेंगे, उनका विश्वास हम पर बना रहेगा, पार्टी पर विश्वास है, यहाँ की आवाम का, यहाँ की जनता का। हम जरूर पराजित हुए हैं, लेकिन इसके मायने नहीं है कि हम अपनी जिम्मेदारी से विमुख हो जाएं। तो यशपाल आर्य जी का साफ कहना है कि सड़क से लेकर सदन तक एक मजबूत लड़ाई लड़ी जाएगी और सबको साथ लेके समन्वय से विपक्ष की आवाज को बुलंद किया जाएगा। हल्द्वानी से योगेश शर्मा, जनता टीवी। और इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज कार्यक्रम तय।
डिप्लोमा इंजीनियरिंग महासंघ के एकादश अधिवेशन में आज प्रतिभाग करेंगे। 1:30 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे रुद्रपुर। 23वीं राष्ट्रीय वॉलीबॉल यूथ चैंपियनशिप समारोह में आज वो शामिल होंगे। 3 बजे रुद्रपुर से देहरादून के लिए होंगे सीएम रवाना। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आज वो रुद्रपुर के लिए रवाना होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज कार्यक्रमों में शिरकत भी करने वाले हैं। सहकारी बैंक भर्ती घोटाले को कांग्रेस उत्तराखंड सरकार के खिलाफ बड़ा मुद्दा बनाने जा रही है। सोमवार यानी आज बैंक भर्ती की जांच के लिए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल सचिवालय के बाहर धरना प्रदर्शन के साथ इसकी शुरुआत करेंगे। मीडिया से बातचीत में गोदियाल ने कहा कि सहकारी बैंक भर्ती में बड़े पैमाने पर घोटाले के संकेत मिल रहे हैं। जिस प्रकार बातें सामने आ रही हैं, उससे इसकी पुष्टि भी हो रही है। नौकरियों में घोटाला करना राज्य के बेरोजगारों के साथ किया गया सबसे बड़ा पाप है। सरकार इस वक्त विभागीय स्तर से जांच करा रही है। ये जांच अविश्वसनीय नहीं है। इस मामले की जांच विधानसभा की संयुक्त जांच समिति की निगरानी में होनी चाहिए। गोदियाल ने कहा कि केवल सहकारी बैंक भर्ती की एक अकेला घपला नहीं है। भाजपा सरकार ने पिछले 5 साल में कई बड़े अपराध किए हैं। सरकार का खनन प्रेम किसी से छिपा नहीं है। कई योजनाओं में सरकारी योजनाओं का पैसा ठिकाने लगाने का काम किया गया है। कांग्रेस एक एक कर सभी मामलों को जनता की अदालत में रखेगी। यदि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई न की गई तो कांग्रेस बड़े आंदोलन भी शुरू करेगी। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए देहरादून से हमारे सहयोगी अजीत कंबोज जुड़े हुए हैं। अजीत, आज कांग्रेस मोर्चा खोलने वाली है। बीजेपी सरकार को लेकर कई सारे सवाल भी खड़े किए और यह भी कहा कि खनन प्रेम भी किसी से छुपा नहीं है बीजेपी का। तो क्या अब स्थिति बनने वाली है और अब राज्य सरकार को किस तरीके से कांग्रेस घेरने की तैयारी में है? बिल्कुल, अगर उत्तराखंड कांग्रेस की बात की जाए तो देर शाम को नए लोगों को जिम्मेदारी सौंप दी गई है और उससे पहले ये पूरा कार्यक्रम तय हो चुका था कि अब से कुछ ही देर बाद राज्य सचिवालय के बाहर निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल वो मौजूदा सरकार के खिलाफ धरने पर बैठेंगे। और जिस तरह से सहकारी भर्ती घोटाला यहाँ पर सामने आया है, तमाम लोगों ने अपने चाहने वालों को यहाँ पर सीधे तौर पर भर्ती कराने का काम किया। शासन ने हालांकि जांच प्रक्रिया शुरू कर दी है, लेकिन कांग्रेस अब मुखर हो चुकी है और सीधे तौर पर सरकार को घेरने का यहाँ पर काम होगा। और अब से कुछ ही देर बाद धरना यहाँ पर शुरू होने वाला है, जिसमें तमाम कांग्रेसी नेता जुटेंगे और उम्मीद है कि जो नई कार्यकारिणी यहाँ पर जो नए लोगों को जिम्मेदारी सौंपी गई है वो लोग भी यहाँ पर पहुंच सकते हैं। जी, इसके अलावा अजीत, कांग्रेस द्वारा नेता प्रतिपक्ष और उपनेता प्रतिपक्ष भी चुन लिया गया है, तो क्या उनकी भी कोई सक्रिय भूमिका रहने वाली है? बिल्कुल, अगर नेता प्रतिपक्ष उपनेता प्रतिपक्ष की बात की जाए तो दोनों ही अभी अपने क्षेत्र में मौजूद हैं और वहीं पर से उनसे जब बातचीत हुई तो उनका साफ तौर पर कहना था कि वो आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। लेकिन जो मौजूदा नए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं वो राजधानी देहरादून में पहुंच चुके हैं और उम्मीद है कि वो इस धरने प्रदर्शन में शामिल हो सकते हैं। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। और खबरों में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खास खबरों के लिए आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।